हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जी के साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज, हर एक सब्जेक्ट से कैरी किया हुआ क्वेश्चन आपके लिए। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा के एग्जाम्स के लिए, बिहार सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, मध्य निषेध रेलवे, एसएससी एमटीएस, अन्य सभी एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम जो भी है वो सारा एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं। ये सेट नंबर अभी तक 102वां सेट नंबर चल रहा है। इसके पहले का भी सेट अगर आपको रिवीजन करना है तो हमारे केसरिया कंपटीशन क्लास को यूट्यूब चैनल को सर्च करना नहीं भूलिएगा, वहां जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसका पीडीएफ भी अगर आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को मस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर भी हम सारा पीडीएफ जो है सेट प्रैक्टिस का विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ और सॉल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का वहां डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एग्जाम रिजल्ट वैकेंसी अपने समय पर आएगा भी, फॉर्म भरिएगा भी, एग्जाम्स भी होगा और रिजल्ट भी आएगा। आप रिजल्ट के पीछे नहीं रह जाइए। इसके लिए आपको प्री जो तैयारी होता है, पहले की तैयारी होती है, रिजल्ट के पहले का जो तैयारी होता है वो आपको बना के रखना है। और उसके लिए ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको काफी हेल्पफुल होगा आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए। खासकर से आपको बता दें, बीपीएससी के पीटी एग्जाम के लिए, बीएसएससी मेंस एग्जाम के लिए और दरोगा, इन तीनों एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है। और बिहार पुलिस से भी रिलेटेड क्वेश्चन इससे बहुत सारा डाला हुआ है, तो आप इसको भी रिवीजन करके आप अपने जीके और जीएस को मजबूत कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज 102 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। और पहला क्वेश्चन से पहले अगर आपको बता दें कि इस केसरिया कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला एग्जाम्स जो है उससे ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपका आगामी एग्जाम में क्वेश्चन को मैच करने लायक क्वेश्चन हम ला के देंगे और उसका सॉल्यूशन भी इस तरीका से करेंगे कि आपको यहीं पर रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? उससे रिलेटेड जो भी आपको जरूरी सामग्री होगा वो हम जरूर रिवीजन करवाने का कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। चलिए फ्रेंड्स, 102 नंबर सेट का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में डेयरी क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? डेयरी क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा कथन डेयरी क्षेत्र के बारे में गलत है। डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष डीआरडीएफ का सृजन नाबार्ड के अंतर्गत किया गया है। यह बिल्कुल ही डेयरी क्षेत्र के बारे में सही है। भारत में स्वदेशी नस्ल के जीनोमिक चयन हेतु इंडस चिप का विकास किया गया है, इंडस चिप को विकसित किया गया है। यह भी डेयरी क्षेत्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। इसे भी डेयरी क्षेत्र में लागू किया गया है। भारतीय डेयरी विकास बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। यह भी सही है, क्योंकि संसद के द्वारा इसे लागू किया गया है, तो यह भी सही है। भारत, चौथा ऑप्शन है, चीन विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। यह गलत बात है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। क्लियर? तो चलिए थोड़ा सा इसका एनालिसिस पर चलते हैं। डीआईडीएफ क्या है इसके बारे में जानते हैं। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। डीआईडीएफ डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है और यह केंद्रीय बजट 2017-18 के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि, जिसे कहा जाता है हिंदी में, उसकी स्थापना किसानों की आय को दुगनी करने के उद्देश्य से किया गया था। जीनोमिक चयन, ऑप्शन नंबर बी में जो आप देखे थे, जीनोमिक चयन क्या होता है इसको जरा समझिएगा। इससे मवेशी जो होते हैं, यानी भैंस जो होती है, गाय जो होती है, उनके जन्म के समय ही आनुवांशिक रूप से योग्य साबित होते हैं। वे इसके माध्यम से जेनेटिक या जीनोमिक जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से मवेशी जन्म के समय ही आनुवांशिक रूप से योग्य माने जाते हैं। और जीनोमिक चयन के लिए डीएनए चिप विकसित किया गया है, जिसमें मवेशी और भैंस के लिए एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विकसित इंडस चिप। अब क्वेश्चन पूछेगा कि स्वदेशी नस्ल के जीनोमिक चयन हेतु इंडस चिप का विकास किसने किया है? तो आप ध्यान रखिएगा, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इंडस चिप और बफ चिप तथा एनबीएजीआर के द्वारा विकसित लो डेंसिटी चिप शामिल किया गया है जीनोमिक चयन हेतु। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड,
इसकी स्थापना जो है भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा 16 जुलाई 1965 ईस्वी में स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है एनडीडीबी, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग क्या होता है? तो वित्त आयोग जो होता है वो एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। यह संसाधनों के केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारे पर निर्णय लेने वाली एक संस्था है वित्त आयोग। क्लियर? वित्त आयोग जो है वो 5 वर्ष पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था, यानी पहला वित्त आयोग 1951 ईस्वी में बनाया गया था। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और जबकि 2 और सदस्य जो होते हैं वो अंशकालिक सदस्य होते हैं। अभी तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। केंद्रीय मंत्रालय ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी, जिसके अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया था। यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश वित्तीय वर्ष 2020 से 25 तक 5 साल की अवधि में लागू किया गया है। 1993 ईस्वी में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का भी गठन का प्रावधान किया गया है 1993 ईस्वी से। ध्यान रखिएगा, अभी तक 15 वित्त आयोग। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कैमे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पहले वित्त आयोग से ध्यान रखिएगा के.सी. योगी, के संथानाम, के चंदा, पी.वी. राजमन्नान, महावीर त्यागी, ब्रह्मदत्त रेड्डी, सेलर चौहान साल्वे, पंत ने खुश रहो का आशीर्वाद दिया रंगराजन को और विजय हो गए बाई बी रेड्डी। यानी बाई बी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्लियर? सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगती है? तो स्थलीय सीमा जो है वो कुल 17 भारतीय राज्य हैं, जिसके स्थलीय सीमा 7 विदेशी देशों के साथ लगती है, जिसमें बांग्लादेश जो है उस बांग्लादेश देश की सीमा भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। अब जरा समझिएगा कि भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है वो है 15,000 लगभग 15,200 किलोमीटर, जिसमें से भारत के कुल 17 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करती है और कुल 7 अंतरराष्ट्रीय देश के साथ लगती है। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है। बांग्लादेश के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। ध्यान रखिएगा ये राज्य जो है वो क्रम के अनुसार है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश के साथ लगता है, उसके बाद असम का, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मिजोरम का लगता है। ये 5 राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है और बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय देश है जो भारत की सर्वाधिक सीमा रेखा का निर्धारण करता है। अब ध्यान दीजिएगा बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा 4096.7 किलोमीटर लगती है। दूसरा स्थान चीन का आता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को क्रम के अनुसार सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और तब जाके सिक्किम की होती है। क्लियर है? चीन की सीमा जो है वो भारतीय स्थलीय सीमा का 3488 किलोमीटर भारतीय सीमा लगती है चीन के साथ। तीसरा स्थान आता है इसमें पाकिस्तान का। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान तथा पंजाब का स्थान पंजाब आता है। ये 4 राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगता है, जिसमें कुल 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ निर्धारित है। नेपाल चौथे स्थान पर आता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाती है, जिसमें से कुल 1751 किलोमीटर जो है 1751 किलोमीटर जो है वो भारतीय सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। म्यांमार 5वें स्थान पर आता है। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा जो है वो म्यांमार के साथ रखती है तथा 1643 किलोमीटर का स्थलीय सीमा म्यांमार के साथ लगता है भारत का। 6ठे स्थान पर भूटान आता है, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम राज्य आता है, जिसमें कुल 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ लगती है भारत की। अफगानिस्तान 7वें स्थान पर आता है और सबसे कम स्थलीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो केवल और केवल जम्मू कश्मीर राज्य से लगती है और कुल 106 किलोमीटर का अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ अफगानिस्तान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था
कहां था? तो मथुरा जो था वो पाशुपतों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अब ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो गुप्त वंशीय शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाशुपत, अब ये पाशुपत क्या है जरा इसको समझिएगा। पाशुपत जो है वो शैव संप्रदाय का, शैव धर्म का एक संप्रदाय है, प्रमुख संप्रदाय है। 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत को शामिल किया जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी जो थे उनको पांचार्थिक के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। श्रीकर पंडित को प्रमुख पाशुपत आचार्य के रूप में भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और यह गुप्त वंशीय शासक था जिसका कार्यकाल 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक था। यह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। चीनी यात्री फाहियान इसी के समय में 399 ईस्वी में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपत का मुख्य केंद्र मथुरा था। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मथुरा स्तंभ में लेख उल्लिखित किया गया है, जिसमें उदिताचार्य नामक एक पाशुपत अनुयायी ने उपमितेश्वर और कपिलेश्वर नामक 2 लिंगों की स्थापना की बात की है। क्लियर? तो पाशुपत का सर्वाधिक प्रमुख केंद्र मथुरा बनाया गया था गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए राज्य तथा लोकसभा में उन्हें आवंटित स्थान के आधार पर मिलान को सही करना है। अब जरा देखिएगा, लोकसभा सदस्य की संख्या जो है वो पश्चिम बंगाल में पंजाब में 13 है। तो यहां ये तो 14 मिलान किया हुआ है जो कि गलत है। पंजाब के साथ 14 नहीं है। पंजाब राज्य से कुल 13 सदस्य जो है वो लोकसभा में जाते हैं। असम और झारखंड से कुल 14 जाते हैं, तो ये तो सही है। असम से 14 लोकसभा में जाते हैं और झारखंड से भी 14 सदस्य लोकसभा में जाते हैं। जबकि ओडिशा का लोकसभा में सदस्य संख्या जो है वो 21 है, यहां पे 20 दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तथा केरल में 19 दिया हुआ है, लेकिन केरल से 20 सदस्य जो है वो लोकसभा में जाते हैं। क्लियर है? लोकसभा के गठन की चर्चा की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है और इसे ही युवाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को शुरू हुआ था। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को शुरू हुआ था और 4 अप्रैल 1957 ईस्वी तक जारी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिवनेस एवं रेजिलियंस पार्टनरशिप CORE किन देशों के बीच एक पहल है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं फ्रेंड, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा अगर ऐसा लगता है कि यह क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, दरोगा के लिए, बीएसएससी मेंस के लिए और मध्य निषेध बिहार सिपाही के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक तो जरूर कीजिएगा, तभी हम आपके लिए एक अच्छे से कंटेंट को आपके एग्जाम्स के लिए तैयार करेंगे और आपके लिए हम ये क्वेश्चन जो है वो लगातार लाते रहेंगे। तो थोड़ा सा एनर्जी को बढ़ाइएगा मेरा भी, आप लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिलीजियंस पार्टनरशिप किन 2 देशों के बीच एक पहल है? तो यह जो पहल है वो यूएसए और जापान, इन दोनों देशों के बीच एक पहल है। अब जरा समझिएगा, कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिजिलियंस पार्टनरशिप है क्या? तो उभरती प्रौद्योगिकियों में 1.4 ट्रिलियन डॉलर का विशाल निवेश करने की चीन की मंशा को देखते हुए वाशिंगटन एवं टोक्यो ने इसकी घोषणा की है, कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिलीजियंस पार्टनरशिप की। इसके तहत दोनों सहयोगी देशों ने 5G नेटवर्क की तैनाती के लिए अरबों रुपए का निवेश तथा साथ ही विकासशील देशों में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता और वैश्विक डिजिटल मानकों को स्थापित करने में सहयोग करने का वादा किया है। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो लिंगानुपात कहते किसको है? तो देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंग अनुपात कहा जाता है। क्लियर? लिंगानुपात के कई प्रकार होते हैं, जैसे अनुकूल लिंगानुपात, प्रतिकूल लिंगानुपात और संतुलित लिंगानुपात। ये 3 प्रकार के लिंगानुपात होते हैं।
अनुकूल लिंगानुपात किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले आंसर मिलाएंगे कि देश के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या निकलती है उसी को लिंग अनुपात कहा जाता है। अनुकूल लिंगानुपात की बात करें तो किसी क्षेत्र में अगर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है तो इसे अनुकूल लिंगानुपात कहा जाता है। अधिकांश विकसित देशों में अनुकूल लिंगानुपात ही पाया जाता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ये सभी विकसित देश हैं, इसमें अनुकूल लिंगानुपात पाया जाता है। कहने का मतलब है स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। क्लियर है? प्रतिकूल लिंगानुपात किसे कहा जाता है? तो किसी क्षेत्र में अगर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम हो तो इसे प्रतिकूल लिंगानुपात कहा जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह होता है कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव अधिक होता है। ज्यादातर विकासशील देशों में ऐसा स्थिति देखने को, प्रतिकूल लिंगानुपात स्थिति देखने को मिलता है, जैसे में भारत में। क्लियर है? संतुलित लिंगानुपात की बात करें तो इस स्थिति में स्त्री और पुरुष की संख्या लगभग बराबर होती है। प्रकृति के ज्यादा नजदीक रहने वाले क्षेत्र जो है या पिछड़े क्षेत्र जो है, ऐसी स्थिति वहां पर पाई जाती है। जो प्रकृति के ज्यादा नजदीक वाले देश हैं या पिछड़े देश हैं, वहां पर यह स्थिति देखने को मिलती है, दोनों की स्थिति बराबर होती है स्त्री और पुरुष की, उसे संतुलित लिंगानुपात कहा जाता है। अब बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात का, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्री मौजूद है भारत में। जबकि अगर बिहार की बात करें तो प्रति 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं ही मौजूद हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु क्या होता है? तो वायु दाब प्रायः अधिक होता है जब वायु जो है वो उष्ण हो और नम वायु हो। तो ध्यान दीजिएगा, वायु दाब और तापमान के बीच व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती का संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। जहां वायु दाब ज्यादा होगा वहां तापमान कम होगा। क्लियर? और जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु दाब कम होता है। दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती। तो उष्ण वायु होगा वहां वायु दाब ज्यादा होगा, उष्ण मतलब गर्म। तो जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायु दाब सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, किस काल में हुआ था? तो मध्यकाल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में खोज किया गया है कि पशुपालन का पहला प्रमाण देखने को मिलता है। पशुपालन का पहला प्रमाण मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण कालीन स्थल जो आजमगढ़ है मध्य प्रदेश में, वहां पर तथा बागोर जो कि राजस्थान में है, वहां पर पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले मिला है। ये दोनों ही स्थल मध्य पाषाणिक नव स्थल हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ शासित प्रदेश या किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? तो चंडीगढ़ प्रशासक को मुख्य आयुक्त के रूप में जाना जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली तथा पुडुचेरी, 3 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुडुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा और ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुडुचेरी के प्रशासक जो होते हैं उसको उपराज्यपाल कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब ये जो उपराज्यपाल होते हैं वो राज्यपाल के स्थान पर होते हैं। क्लियर? चंडीगढ़ का प्रशासक जो होता है वो मुख्य आयुक्त कहलाता है। वर्तमान समय में पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं द्वीप के प्रशासक को प्रशासक के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप के प्रशासक को भी प्रशासक के रूप में ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंसिडिटी क्या होता है? तो रेंसिडिटी जो है वो फैटी एसिड्स का ऑक्सीकारक जो होता है, इसी प्रक्रिया को रेंसिडिटी कहा जाता है। रेंसिडिटी का हिंदी होता है विकृति गंधिता, मतलब फैटी एसिड्स का ऑक्सीकरण होना। फैटी एसिड्स का ऑक्सीकरण ऊर्जा उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और उपवास के दौरान कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 80% ऊर्जा का प्रदान करता है। यही विकृति गंधिता या रेंसिडिटी के माध्यम से फैटी एसिड्स। क्लियर? फैटी एसिड्स का ऑक्सीकरण मानव शरीर के भीतर कोशिका के कई क्षेत्र में होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जिसमें केवल बीटा ऑक्सीकरण होता है फैटी एसिड्स का, पैरोक्सीसोम में जहां अल्फा और बीटा दोनों का ऑक्सीकरण होता है, और ओमेगा ऑक्सीकरण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होता है।
ऑक्सीकरण की बात करें तो यह वह प्रक्रिया होता है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। अब जरा समझिएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत, इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में हंगरी के प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के द्वारा किया गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय इस पुरस्कार का प्रबंधन करता है, यानी इस पुरस्कार का वितरण कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष 21 श्रेणी में दिए जाते हैं। 20 श्रेणी में प्रत्येक विजेता को 15,000 अमेरिकी डॉलर की नगद राशि और एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है या दिया जाता है। जबकि पुरस्कार की लोक सेवा श्रेणी में, जो 21वां श्रेणी है, लोक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। 1837 ईस्वी में गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। वह एक भारतीय अमेरिकी पत्रकार और भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था, जिनके लिए इनको पत्रकारिता के क्षेत्र का पुरस्कार मिला था। गोविंद बिहारी लाल के अलावा भी भारत की झुंपा लाहिरी को 2000 में, गीता आनंद को 2003 में, सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में तथा विजय शेषाद्री को 2014 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव एक नियत तापी प्राणी होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नियत तापी प्राणी। सबसे पहले समझिएगा कि यह नियत तापी प्राणी है क्या। तो समझिएगा, नियत तापी प्राणी या समतापी प्राणी या इसी को गर्म रक्तीय प्राणी कहा जाता है। ये वे जीव होते हैं जो पर्यावरण के तापमान की परवाह किए बिना शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होता है। यानी कोई भी क्षेत्र में ही चला जाए, चाहे तो ठंडे प्रदेश में चला जाए, गर्म प्रदेश में चला जाए, कहीं भी क्षेत्र में चला जाए, ये अपने शरीर के तापमान को स्थिर बनाए हुए रखता है, पर्यावरण के परवाह किए बिना ही। अर्थात जब वे एक परिवेश से दूसरे परिवेश में जाते हैं, कहीं भी चले जाए, तो इनके शरीर का तापमान वही बना हुआ रहता है, यानी निश्चित तापमान होता है इनके शरीर का। जैसे पक्षी, एविस क्लास के जो वर्ग के जो जीव होते हैं वह नियत तापी होते हैं। इसके अलावा स्तनधारी जीव जो होते हैं, मैमेलिया जो होते हैं, वो नियतधारी होते हैं। अब ऑप्शन की ओर ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है वेल, शार्क, एलाइटीज और ड्रैको। तो इसमें से वेल जो है वो एक स्तनधारी है, अतः स्तनधारी जीव जो होते हैं वो नियत तापी होते हैं, यानी समतापी होते हैं, जिसे वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, गर्म रक्तीय प्राणी कहा जाता है। अनियत तापी की बात अगर करेंगे, जिसे विषम तापी या शीत रक्तीय या अंग्रेजी में कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। ऐसे जीव जो आसपास के तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी कि उनके पास एक स्थिर शरीर का तापमान नहीं रहता है। वो अलग अलग जब परिवेश में जाते हैं तो अपने उस परिवेश के अनुसार अपने शरीर के तापमान को चेंज कर लेते हैं। इसे ही अनियत तापी या विषम तापी या शीत रक्तीय कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। जैसे सरीसृप, रेप्टिलिया वर्ग, जैसे उभयचर, एम्फीबिया वर्ग, जैसे मछली यानी पीसेस क्लास, जैसे कीड़ा मकोड़ा तथा अन्य अकशेरुकी जीव भी होते हैं जो अनियत तापी के अंतर्गत समझे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जाहिर सी बात है, पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रवरदाई के द्वारा किया गया था, इन्हीं की पुस्तक में पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किया गया है। और यह पुस्तक का सार पृथ्वीराज चौहान एवं कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के बीच प्रेम की कहानी तथा उसके साहस और उसके आकर्षण का गाथा गाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार, जैसे ही जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह का प्रस्ताव रखा और विवाह के लिए जो विवाह प्रस्ताव रखा और अपने ही राजमहल में विवाह समारोह आयोजित किया, तो ऐसे स्थिति में वह पृथ्वीराज तृतीय को कोई निमंत्रण नहीं दिया था, अपने स्वयंवर में किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं दिया था। पृथ्वीराज तृतीय जो कि जयचंद की पुत्री संयोगिता को काफी पसंद था, संयोगिता ने उसके पास एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने कहा,
अपने शादी का प्रस्ताव पृथ्वीराज तृतीय से दिया। इस पुस्तक में ही लिखित है। पृथ्वीराज तृतीय उनको वहां अपने उसके स्वयंवर में आने का वादा किया और आया भी। साथ ही इधर क्या किया कि जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज तृतीय का एक पुतला बना के और गेट पर गेटमैन के रूप में खड़ा कर दिया। क्लियर। और जयचंद की पुत्री संयोगिता जब अपने स्वयंवर में राजाओं की खोज कर रही थी, माला लेके इधर से उधर हो रही थी, तो ऐसे स्थिति में वह पृथ्वीराज तृतीय के मूर्ति के पास जाके और जयमाला डालने लगी। तभी उसके पीछे छुपा हुआ पृथ्वीराज तृतीय बाहर आ जाता है और उसके गले में ही संयोगिता जो है वह अपने जयमाला को डाल देती है और इन दोनों का विवाह हो जाता है और वहीं से संयोगिता को पृथ्वीराज तृतीय लेके चला जाता है अपने राजमहल में। अब ध्यान दीजिएगा, इसी से क्रोधित होकर जयचंद ने पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया था और चंदावर का युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा चीजों की चर्चा इसी पुस्तक में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं किया गया है? खासी एक तरफ जनजाति दिया हुआ, दूसरे तरफ राज्य दिए हुए हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्या खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है? बिल्कुल है। गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों जो है वो मेघालय में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अंगामी जनजाति जो है वो क्या मणिपुर में पाई जाती है? अंगामी जनजाति जो है वो मणिपुर में नहीं पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, बिल्कुल ही सही है। अंगामी जनजाति जो है वो नागालैंड के पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली जनजाति है। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, खासी जनजाति जो है वो मेघालय के अलावा असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। लेप्चा जनजाति जो है जिसे रोंग जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, यह पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान, तिब्बत के कुछ क्षेत्र तथा भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में पाई जाती है। अंगामी जनजाति जो है इसका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य करना होता है और कृषि कार्य करके ही अपने जीविका को ये चलाते हैं, जो कि नागालैंड के पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं और मुख्य रूप से चावल की खेती करते हैं। टोडा जनजाति की बात करें तो तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर ये पाए जाते हैं तथा पशुपालन कर अपना जीवन यापन करते हैं। टोडा भाषा बोलते हैं तथा कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है टोडा भाषा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है वो है संघ, राज्य और उभयनिष्ठ सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में चर्चा जो किया गया है वो 7वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है। क्लियर। अब इसी 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे का चर्चा भी मिलता है। इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख भी किया गया है और इसके अंतर्गत 3 सूची, संघ सूची जिसमें कुल विषयों की संख्या 100 वर्तमान समय में है। हालांकि इसमें कुल विषयों की संख्या पहले 97 थी, लेकिन वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। राज्य सूची जिसमें कुल विषयों की संख्या जो थी वो ध्यान दीजिएगा, कुल विषयों की संख्या इसमें 66 थी, लेकिन वर्तमान समय में राज्य सूची में कुल 61 विषय है। 5 सूची यहां से निकाल दिया गया और समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। समवर्ती सूची जो है इसमें वर्तमान समय में कुल विषयों की संख्या 52 हो गई है। मूल रूप से 47 थी, लेकिन वर्तमान समय में 52 हो गई है क्योंकि राज्य सूची के 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया है। तो वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या 52 है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूची की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी में कुट्टक नहीं पाया जाता है? तो कुट्टक जो होता है वो शुतुरमुर्ग जो उड़ नहीं सकता है उसमें कुट्टक पाया नहीं जाता है। वायुत्तक जो होता है इसमें कुट्टक के रूप में नहीं पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में माना जाता है। सम्राट अशोक के द्वारा बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया गया था 260 ईसा पूर्व में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीव बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? तो बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करने वाला दिए गए ऑप्शन के अनुसार स्पाइरोगैरा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया या हाइड्रा। तो प्लाज्मोडियम जो है वो बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करने वाला जीव होता है। अब समझिएगा, बहुविखंडन एक अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होता है जिसमें एक एकल मूल कोशिका को कई संतति कोशिका में विभाजित किया जाता है। बहुविखंडन के उदाहरण प्लाज्मोडियम, स्पाइरोजोआ
तथा शैवाल को शामिल किया जाता है, जो बहुविखंडन के तहत प्रजनन की क्रिया करते हैं। क्लियर। प्लाज्मोडियम की बात करें तो यह प्रोटोजोआ संघ का जीव होता है, जिसमें अलिंगी प्रजनन होता है, द्विविभाजन प्रजनन भी होता है, या बहुविभाजन या मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है प्लाज्मोडियम में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, इन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सल्तनत काल का 1296 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है, दिल्ली के गद्दी पर, और 1316 ईस्वी तक राजगद्दी को पर बना हुआ रहता है। इसने राशन व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज यानी 20 किलो अनाज प्रतिदिन अकाल के समय देने की प्रथा की शुरुआत की थी। अतः इसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा गया। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत जो है वो मध्यकालीन शासक में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसके अलावे भी कई प्रकार के सुख सुविधा को दिया गया था, कई प्रकार के नियम कानून लागू किए गए थे। जैसे सेना को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की, स्थायी सेना की नींव रखी अलाउद्दीन खिलजी ने, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की, मूल्य नियंत्रण, बाजार में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने का भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। वर्तमान समय में जो कैंटीन व्यवस्था सेनाओं के लिए देखते हैं, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही कैंटीन व्यवस्था की शुरुआत मध्यकालीन शासन के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है? तो कलपक्कम जो है वहां पर परमाणु शक्ति संयंत्र है, काकड़ापारा गुजरात में है, रावत भाठा जो है वहां भी राजस्थान में परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित है, लेकिन ओबरा जो है वो उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र के लिए ओबरा को जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, यहां पर परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। काकड़ापारा गुजरात के सूरत में स्थित परमाणु शक्ति संयंत्र है। रावत भाटा राजस्थान में 1972 ईस्वी में स्थापित परमाणु शक्ति संयंत्र है। इसके अलावा बात करें परमाणु शक्ति संयंत्र का भारत में, तो तारापुर महाराष्ट्र में भी स्थित है, कैगा कर्नाटक में भी स्थित है परमाणु गृह, कुडनकुलम जो तमिलनाडु में स्थित है वहां भी परमाणु शक्ति गृह स्थित है, और नरोरा उत्तर प्रदेश में भी परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित है। जबकि ओबरा जो है वो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला में एक ताप विद्युत केंद्र के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो हर्जबर्ग के द्वारा द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। द्वितत्वीय सिद्धांत क्या है जरा समझिएगा। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन हर्जबर्ग के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति अपने कृत्य यानी किए गए कर्मों से असंतुष्ट महसूस करता है तो उसका ध्यान उस वातावरण की ओर अधिक होता है। मतलब अगर कोई काम आप कर रहे हैं, कोई कर्म किए, कोई काम किए, कोई कृत्य किए हैं, तो ऐसे स्थिति में आप असंतुष्टता अगर महसूस करते हैं उस काम को करने के बाद, तो उसका ध्यान जो है वो वातावरण की ओर अधिक रहता है, उसकी ओर ज्यादा ध्यान रहेगा, जो गलती किए हैं उसकी ओर, जिसमें वह कार्य कर रहा होता है, जिसमें वह गलती किया है उसकी ओर ध्यान उसका ज्यादा बना हुआ रहता है। अगर कोई गलती किया या असंतुष्टि काम में हो गया तो इसे हर्जबर्ग ने आरोग्य घटक कहा है। यह द्वितत्वीय सिद्धांत का पहला सिद्धांत है, इसे आरोग्य घटक कहा है हर्जबर्ग ने। जबकि इसके विपरीत व्यक्ति अपने कृत्य से अच्छा महसूस अगर करता है तो उसका ध्यान कार्य की ओर अधिक रहता है, कार्य की ओर रहता है। अगर गलती करेंगे तो वातावरण की ओर ध्यान ज्यादा रहेगा कि फलना क्या सोचेगा, पुल्ला क्या सोचेगा, हमारे बारे में क्या होगा, नहीं होगा। अगर असंतुष्ट काम से हो गए, अपने ही कामों से असंतुष्ट हो गए, तो दुनियादारी के बारे में टेंशन ज्यादा हो जाएगा कि क्या कौन क्या कहेगा। लेकिन अगर अपने कृत्यों से, अपने किए गए कर्मों से आप अच्छा महसूस करते हैं तो उसका ध्यान कार्य की ओर अधिक लगता है। मतलब अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम की ओर अग्रसर और उसके कार्य के प्रति ध्यान ज्यादा लगता है। इसे ही हर्जबर्ग ने उत्प्रेरणात्मक घटक कहा है। यानी द्वितत्वीय सिद्धांत एक आरोग्य घटक है और दूसरा उत्प्रेरणात्मक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोंकाइन सिंचाई परियोजना बिहार में कहां स्थित है? तो बिहार के नालंदा जिले में लोंकाइन सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश अंटार्कटिक संधि का मूल हस्ताक्षरकर्ता नहीं है? तो मूल हस्ताक्षरकर्ता जो है वो इटली नहीं है अंटार्कटिक संधि का। अब जरा देखिएगा अंटार्कटिक संधि है क्या।
तो अंटार्कटिक संधि जो है वो एकमात्र एकल संधि का उदाहरण है जो पूरे महाद्वीप को नियंत्रित करती है। यानी महाद्वीपों को नियंत्रित करने के लिए एक संधि हुआ था जिसे ही अंटार्कटिक संधि कहा जाता है। अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने एवं असैन्यकृत क्षेत्र बनाने के लिए 1 दिसंबर 1959 ईस्वी को वाशिंगटन में 12 देशों के बीच अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। 12 मूल हस्ताक्षरकर्ता अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, यूके और यूएसए शामिल है। यह संधि वर्ष 1961 ईस्वी में लागू हुई थी। यह संधि पर हस्ताक्षर 1959 ईस्वी में, लेकिन लागू 1961 ईस्वी 2 वर्ष के बाद हुआ था। तथ्य पश्चात हुआ क्या कि जब लागू हुआ इसके बाद कई अन्य देशों ने इसे स्वीकार किया। अंटार्कटिका को 60 डिग्री साउथ अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित इसी संधि के तहत किया गया है। वर्तमान समय में इसमें कुल 54 पक्षकार हैं, यानी 54 सदस्य देश हैं। वर्ष 1983 ईस्वी में भारत इस संधि का यानी अंटार्कटिक संधि का सदस्य बन गया था और दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय 3 अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किए थे। इसका मुख्यालय जो है अंटार्कटिक संधि का मुख्यालय ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? तो अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया था। क्लियर। जरा देखिएगा, अवध को डलहौजी ने दुधारू गाय की संज्ञा दिया था। क्वेश्चन कई बार पूछता भी है कि इनमें से किस राज्य को दुधारू गाय कहा जाता था अंग्रेजी शासनकाल में। तो अवध को दुधारू गाय की संज्ञा लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। उसने अवध के विलय हेतु जांच दल को 1848 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन को अवध के रेजिडेंट के रूप में भेजा, जिसने नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया। पुनः 1854 ईस्वी में आउट्रम को स्लीमैन के स्थान पर भेजा गया और इसी की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अंग्रेजी राज में अवध को मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है सूखा प्रवण क्षेत्र और उससे मिलान किया हुआ है पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया जनपद। दूसरा है भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक पठार से। तीसरा है बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर बिहार और चौथा भूस्खलन प्रवण क्षेत्र गढ़वाल हिमालय। कौन सा इसमें है जो आपको सुमेलित नहीं किया गया है? तो सूखा प्रवण क्षेत्र पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जनपद बिल्कुल सही है। यह सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पुरुलिया जनपद पश्चिम बंगाल का। भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक नहीं आता है। कर्नाटक का पठार तो आग्नेय चट्टान से निर्मित है, कठोर आग्नेय चट्टान से, तो कहीं कभी भी यहां पर भूकंप की प्रधानता देखने को नहीं मिलती है। तो भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक का पठार है ही नहीं। तो यही बात आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका गलत मिलान किया हुआ है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर बिहार बिल्कुल सही है और भूस्खलन प्रवण क्षेत्र गढ़वाल हिमालय बिल्कुल सही है। भूकंप के कारण भूस्खलन यहां पर ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। क्लियर, धारा ली जाती है। अब कहता है धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की आप मात्रा ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जा रही है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा यानी आवेश की मात्रा हमें निकालना है। टी बराबर तो हमें दिया हुआ है, टी बराबर कितना दिया हुआ है? 1 मिनट दिया हुआ है। क्लियर। दूसरा चीज, 1 मिनट का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड है। अब आवेश यानी Q बराबर, आवेश निकालना है हमें, यानी Q बराबर हमें निकालना है। तो Q बराबर होता क्या है? I इंटू टी। I का मतलब होता है धारा और T का मतलब होता है समय। आवेश हमें निकालना है। अब देखिएगा कि एम्पियर यानी धारा, धारा को हम एम्पियर में व्यक्त करते हैं, तो वो कितना दिया हुआ है? I बराबर हमें दिया हुआ है 0.75 एम्पियर। क्लियर। तो यहां पे 0.75 दे देंगे और T का मान हमें दिया हुआ है 60 सेकेंड। बट्टा में पॉइंट हटा दीजिए, 2 शून्य यहां से यहां कट गया, 2 पचे 10 और 15 पचे 75। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 15 तिया 45, यानी 45। अब आवेश को हम लोग कूलम्ब में व्यक्त करते हैं,
कहने का मतलब है कि 45 कूलम्ब 45 कूलम्ब जो है वो विद्युत आवेश की मात्रा होगी, क्योंकि विद्युत आवेश की मात्रा को कूलम्ब में व्यक्त किया जाता है, तो वो 45 कूलम्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले शरीर के किस अंग पर होता है? तो सबसे पहले आंखों पर नाभिकीय विकिरण का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना हुआ है? इनमें कौन सा शरीर है? 4 आपको जीव का नाम दिया हुआ, लिवर फ्लूक, टेपवर्म, हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये चारों में से कौन है जो शरीर कोशिकाओं की 2 परत से मिलकर बना हुआ है? तो 2 परत से जो मिलकर बना हुआ है वो है आपका हाइड्रा। ये सिलेंट्रेटा संघ का जीव होता है हाइड्रा। हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर का बाहरी स्तर जो होता है वो एक्टोडर्म और भीतरी स्तर जो होता है वो इंडोडर्म होता है। यानी 2 स्तर, कोशिकाओं का 2 स्तर, एक्टोडर्म बाहरी और इंडोडर्म भीतरी भाग होता है। दोनों स्तरों के बीच में अकोशिकीय मेसोग्लिया पाया जाता है। इस वर्ग के जीव का शरीर सममित होता है, मतलब सिलेंट्रेटा वर्ग के जीव, क्योंकि हाइड्रा सिलेंट्रेटा में है तो उसके जीव का शरीर जो होता है वो सममित होता है। क्लियर? इस संघ के जीव द्विस्तरीय होते हैं, ये तो पहले ही क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जो कि सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो के जीव 3 स्तरीय शरीर वाला होता है। ये तो आ औरों से भारी है। प्लैटीहेल्मिन्थेस जो है वो 3 स्तरीय शरीर वाला होता है। इस संघ के जीव उभय लिंगी जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति अपने काव्य की रचना किए थे? तो शिव सिंह की छत्र छाया में विद्यापति ने अपने काव्य की रचना किया था। ध्यान दीजिएगा, विद्यापति ने बैनवार वंश के शासक शिव सिंह की छत्र छाया में अपने काव्य की रचना किए थे। विद्यापति ने 20 वर्ष की अल्पायु में कीर्तिलता नामक ग्रंथ की रचना कर डाली थी। पदावली, गोरक्ष विजय, पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, गंगा काव्यावली, विभा सागर इत्यादि विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में से माना जाता है। विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में बिहार के दरभंगा, जो वर्तमान में मधुबनी जिले के विस्फी गांव में हुआ था। इस समय तिरहुत में बैनवार वंश का राज्य स्थापित था जब इनका जन्म हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जरा इसको देखिएगा। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। हालांकि इनके संस्थापक सदस्य के रूप में सरदार भगत सिंह भी मौजूद थे। जरा ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। इसके अन्य संस्थापक सदस्य भगत सिंह, सुखदेव थापा, भगवती चरण बोहरा शामिल थे। इनका पुराना नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट नहीं था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका पुराना नाम है, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा इसमें से है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत का प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण जो हुआ था वो क्लैडेनियन युग में हुआ था, जिसे पूर्व कैम्बियम युग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन बलित पर्वत है जो अब घर्षण पर्वत का रूप ले लिया है। अरावली के अलावा विंध्यन पर्वत, अपलेशियन पर्वत इत्यादि प्राचीन बलित पर्वत के ही उदाहरण होते हैं। हिमालय, एंडीज, सतपुड़ा, विंध्य, ये सभी पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी पर्वत जो माला है वो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला वाला जितना भी पर्वत श्रेणियां हैं वे सभी नवीन बलित पर्वत के उदाहरण है और इसका निर्माण क्रेटेशियस युग में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व इसमें से नहीं है? संवर्ग। अब देखेंगे, संगठन तो राजनीतिक दल का प्रमुख आवश्यक तत्व है। संगठन नहीं रहेगा तो कैसे राजनीतिक दल बनेगा? नेतृत्व कोई नहीं करता रहेगा तो राजनीतिक दल कैसे बनेगा? कोई वित्त प्रोवाइड नहीं करेगा या उसका कोई वित्त कोष नहीं होगा तो राजनीतिक दल कैसे बनेगा? संवर्ग जो होता है इसका मुख्य आवश्यक तत्व के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल का नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक दल के अध्ययन में सदस्यता की संकल्पना का अपना महत्व है। सदस्यता का स्वरूप हर प्रणाली के साथ बदल जाता है। संवर्ग दल की अवधारणा
सर्वाधिकारवादी व्यवस्था विशेषकर साम्यवादी राजनीतिक प्रणाली से संबंधित होता है, न कि लोकतांत्रिक राजनीतिक दल से संबंधित होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन, संवर्ग दल की अवधारणा जो है वो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में विशेषकर साम्यवादी राजनीतिक प्रणाली में देखने को मिलता है, न कि लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के जो महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, संगठन है, नेतृत्व है और वित्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 जून 1944 ईस्वी को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो यहां सुधार करेंगे, मनाया गया था। मनाया गया था किस दिवस? तो 15 जून 1944 ईस्वी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जीन विहार कहां बनवाया था? धर्म चक्र जीन विहार गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने कहां बनवाया था? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारनाथ में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जीन विहार का निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिएगा, गोविंद चंद्र गढ़वाल, ये गढ़वाल के राजा थे। 1114 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में गोविंद चंद्र को जाना जाता है। इन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार पटना और बिहार के मुंगेर क्षेत्र तक कर दिया था। गोविंद चंद्र गढ़वाला की रानी कुमार देवी ने तारानाथ में धर्म चक्र जीन विहार का निर्माण करवाया था। सुविख्यात लिच्छवी कुमारी गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी एवं समुद्रगुप्त की माता थी। यह संसार में पहली महारानी है जिनके नाम से सिक्का का प्रचलन किया गया था। क्लियर। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के चलाए उस पर खुद अपना और अपनी रानी का चित्र अंकित करवाया था, नाम भी अंकित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तकनीकी सहायता इनमें से किस देश से प्राप्त हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वह सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिले में एक प्रायोगिक योजना के तहत इसका उपयोग किया गया था। और इसकी सफलता के बाद जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में सफल जब हुआ यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया था, वह सफल जब हुआ तो इससे प्रेरित होकर जनवरी 1952 ईस्वी में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें भारत में ग्रामीण विकास के व्यापक विकास के लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा, यह भी ध्यान रखेंगे, फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा, क्योंकि आप दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं, बीएसएससी के मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं, पीटी के बीपीएससी पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप यह भी ध्यान रखिएगा। ये तो दिया हुआ था, अमेरिका के तकनीकी सहायता अमेरिका ने प्रदान की थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को। ध्यान रखिएगा, पहला प्रायोगिक प्रयोग उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला 1948 ईस्वी में जब सफल हुआ तो इसके बाद जनवरी 1952 ईस्वी में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत भारत के ग्रामीण विकास के व्यापक विकास के लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया था। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना या सामुदायिक विकास योजना रखा गया तथा 1952 ईस्वी में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के पहले समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो आवर्त सारणी के पहले समूह को क्षार धातु के नाम से जाना जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा आवर्त सारणी के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी की अवधारणा मोस्ले के द्वारा तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर 1913 ईस्वी में दिया गया था। इसके अनुसार आवर्त सारणी में आवर्तों यानी पीरियड्स की संख्या 7 और वर्गों यानी ग्रुप्स की संख्या 18 है। यानी आवर्तों की संख्या 7 और समूहों की संख्या कुल 18 है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले समूह के तत्व को क्षार धातु जबकि दूसरे समूह के तत्व को क्षार मृदा धातु कहा जाता है। 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन तथा 18वें समूह के तत्वों को निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे देश के किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। कितना जोत क्षेत्र होने पर या कितना जोत क्षेत्र भूमि रखने पर कोई भी किसान छोटा किसान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। भारत में कृषि जोत के आकार के आधार पर किसानों को कुल 5 वर्ग में रखा गया है। 5 वर्ग को आप ध्यान रखिएगा।
भारत में कृषि जोत के आधार पर, कृषि जोत क्षेत्र के आधार पर किसान को 5 वर्ग में रखा गया है। पहला है सीमांत किसान, इनको अगर 1 हेक्टेयर या 205 एकड़ से कम भूमि है, कम जोत क्षेत्र है, तो उसे सीमांत किसान कहा जाएगा। लघु किसान किसे कहा जाएगा, छोटा किसान किसे कहा जाएगा, तो 1 से 2 हेक्टेयर वाला अगर यदि जो बहुत जोत वाला क्षेत्र वाला किसान है तो उसे लघु किसान या छोटा किसान कहा जाएगा। क्लियर? तो आपका सही आंसर तो निकल गया होगा। पहली बात ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 हेक्टेयर वाला जोत भूमि रखने वाला किसान जो होगा उसे लघु किसान की संज्ञा दिया जाएगा। जबकि लघु मध्यम किसान किसे कहा जाएगा, तो 2 से 4 हेक्टेयर जोत क्षेत्र रखने वाला किसान को लघु मध्यम किसान कहा जाएगा, और 4 से 10 हेक्टेयर वाले कृषि जोत क्षेत्र रखने वाले किसान को मध्य किसान कहा जाएगा, और बड़ा किसान के तहत 10 हेक्टेयर तथा इससे ऊपर जोत क्षेत्र रखने वाला क्षेत्र को या खेत को बड़े किसान की संज्ञा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर की भाषा इसमें से नहीं है। तो बेसिक कंप्यूटर की भाषा है, सी कंप्यूटर की भाषा है, फास्ट जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है, फोर्ट्रन भी कंप्यूटर की भाषा है। बेसिक जो है कंप्यूटर की भाषा है, यह अंग्रेजी भाषा के बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्वेश्चन आपसे पूछता है बेसिक का पूरा रूप क्या होता है, तो बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है इसका पूरा रूप, और यह एक कंप्यूटर की भाषा है। फोर्ट्रन जो है वो अंग्रेजी शब्दों के फॉर्मूला ट्रांसलेशन या संक्षिप्त रूप से इसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन के रूप में जाना जाता है, और यह एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषा होती है। सी भी एक कंप्यूटर की भाषा ही है, लेकिन फास्ट कोई भी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन का आप चुनाव कीजिए। तो सी राजगोपालाचारी योजना जो है वो अनेक कांग्रेसी जनों ने विरोध किया था, सी राजगोपालाचारी योजना को। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन का चयन करना है। अब 4 ऑप्शन देना है कि इसने मुस्लिम लीग को कोई सुविधा नहीं दी थी, बिल्कुल गलत है। अनेक कांग्रेस जनों ने इसका विरोध किया था, यह बिल्कुल सही है। राजगोपालाचारी योजना का विरोध किया था कांग्रेस जनों ने। हिंदू महासभा ने स्वागत किया, बिल्कुल गलत है। क्रिप्स प्रस्तावों को प्रभावित किया, बिल्कुल ही गलत है राजगोपालाचारी योजना के तहत। अब जरा समझेंगे राजगोपालाचारी योजना आया कब। राजगोपालाचारी द्वारा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 10 जुलाई 1944 ईस्वी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे ही राजगोपालाचारी फॉर्मूला या राजाजी फॉर्मूला भी कहा जाता है। यह फॉर्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा पर आधारित एक प्रस्ताव के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। तो राज्य प्रशासन का समूचा प्रशासन जो है वो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल पद की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। राज्य सरकार के कार्य का संचालन किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से किया जाता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 अनुच्छेद में किया गया है। राज्यपाल जो होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, किंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण किए हुए रहता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे इसे राज्यपाल के पद से हटा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्लियर? जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 अनुच्छेद में किया गया है। पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके उपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ संविधान से संबंधित अनुसूची दिया हुआ है, दूसरे तरफ उससे संबंधित विषय दिया हुआ है। तो पहला में दिया हुआ है चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची के बारे में किसकी चर्चा किया गया। तो चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि की चर्चा किया गया, तो प्रतिनिधित्व से मिला देंगे इसको। षष्ठ यानी छठे अनुसूची में किसकी चर्चा किया गया है। तो छठे अनुसूची में जो चर्चा किया गया है वो जरा ध्यान दीजिएगा, तो जनजातीय क्षेत्र के संरक्षण से संबंधित अनुसूची है। अष्टम यानी 8वें अनुसूची की बात करें तो ये 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और 9वें अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान को लागू किया गया है। अब जरा देखिएगा, चौथी जो अनुसूची है उसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण किया गया है।
छठे अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। खूब बार यह क्वेश्चन पूछा है। किन 4 राज्यों में के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी दिया गया छठे अनुसूची में? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया और 9वें अनुसूची में प्रथम संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी में नवम अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। वर्तमान समय में नवम अनुसूची में अनुसूचियों में कुल 284 अधिनियम को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? उसे ही मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। पशुपालन के साथ साथ अगर खेती किया जाए तो इसे मिली जुली खेती या मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से, या कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन उद्यम या दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को भी सम्मिलित किया जाता है। मिश्रित खेती में पशुपालन और फसल उत्पादन एक दूसरे के सहायक उद्यम होते हैं। क्लियर है? अब मिश्रित कृषि किसको कहेंगे? जो एक साथ दो कृषि का उत्पादन किया जाता है, तो मिश्रित कृषि उसको कहेंगे। डेयरी फार्मिंग डेयरी से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पवन जो है, इसका संबंध जो है वो पंजाब में शांति स्थापना के लिए ऑपरेशन पवन जो है, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन पवन अक्टूबर 1987 ईस्वी में भारतीय शांति रक्षक सेना IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स द्वारा भारत श्रीलंका समझौते के तहत लिट्टे के नियम